उत्तराखंड पहुंचकर पीएम मोदी करेंगे निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री 8 दिसंबर को करेंगे वैश्विक निवेशक सम्मेलन की शुरुआत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन 5 राज्यों में चुनाव की व्यस्तता के बीच केदारनाथ दौरे के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। रामी के प्रयासों से निवेशक सम्मेलन के जरिए राज्य में बढ़ेगी औद्योगिकीकरण, घर में ही स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा रोजगार, पलायन पर भी लगेगा अंकुश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार, अब तक 94,000 करोड़ के निवेश हो चुके हैं करार। मुंबई के निवेशकों से मुलाकात कर करेंगे आमंत्रित। पूर्व सीएम हरीश रावत आज सीबीआई के सामने नहीं हुए पेश। वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए किया गया था तलब। दुर्घटना में चोटिल होने के चलते आने में जताई असमर्थता। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल का स्वागत करते हुए कसा तंज, तो कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी किया पलटवार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अंतिम पड़ाव में है। साल दर साल चारधाम यात्रा रिकॉर्ड बनाती जा रही है। इस सीजन की बात करें अगर तो अब तक चारों धामों के साथ ही हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच गया है, जो यात्रा के इतिहास में नया रिकॉर्ड है। आपको बता दें, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति समेत सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की बदौलत श्रद्धालुओं का आंकड़ा आए दिन रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार भी जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ में इस साल वीआईपी लोगों और नेताओं का तांता भी लगा रहा, जिस पर सियासत जारी है। चारधाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की भारी संख्या के साथ ही वीआईपी लोगों और नेताओं का तांता देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के पवित्र धाम में इस यात्रा सीजन के दौरान नेताओं से लेकर अभिनेता, क्रिकेटर और उद्योगपति तक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इसमें सबसे नया नाम है। वहीं इस साल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अभी तक धाम में कई बड़ी हस्तियां दर्शन को पहुंच चुकी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत तमाम दिग्गज शामिल हैं। वहीं अब राहुल गांधी 2024 के बाद अपनी दूसरी यात्रा पर केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा सीजन में केदारनाथ नहीं आ पाए, लेकिन पूर्व में प्रधानमंत्री कई बार यहां आ चुके हैं। वहीं राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचने पर राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया है। सत्ता पक्ष ने चुनावी साल में राहुल गांधी की इस यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर राहुल गांधी केदारनाथ आए हैं। वहीं एक तरफ जहां राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई फोटो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर आने के बाद हंगामा शुरू हो गया। इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या मंदिर में 2 कानून है, जो वीआईपी के लिए अलग और आम श्रद्धालुओं के अलग है? क्योंकि मंदिर समिति ने ही गर्भगृह की तस्वीरें लेने और उन्हें वायरल करने को लेकर सख्त हिदायत दी है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की केदारनाथ गर्भगृह से तस्वीरें कैसे बाहर आ रही हैं? वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसके पीछे सुविधाओं के अभाव के साथ ही भविष्य में सुधार की बात कही है। मंदिर समिति की तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ गर्भगृह में पहुँचते हैं तो वो किसी प्रकार से वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में लगातार एक ही समय में कई वीआईपी और वीवीआईपी वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, और उसके बावजूद मंदिर समिति का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से जो वीवीआईपी श्रद्धालु हैं और जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और इस बीच किसी प्रकार से कई लोग उत्साहवश इस प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर देते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है, अनुरोध भी करते हैं हम उनसे कि इस प्रकार से कोई गतिविधि न जाती है। तो इस प्रकार की चूक हो रही है, उसको हम भविष्य में कैसे करके और इसको
पुख्ता कर सकें, चाक चौबंद कर सकें, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में वर्तमान में मास्टर प्लान के तहत में व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इस कारण से हमारा प्रयास था कि वहाँ पर हमको एक क्लॉक रूम मिल जाए या वेटिंग रूम मिल जाए, जहाँ पर कि हम श्रद्धालुओं के जो मोबाइल फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इनको वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, मास्टर प्लान में हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की वहाँ पर सुविधा हो जाए। तो अगर इस प्रकार की सुविधा हमको उपलब्ध हो जाती है तो फिर ये इस प्रकार की कोई घटनाएं सामने नहीं आएंगी। देखिए, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी केदारनाथ में जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं और जिस प्रकार से हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ विवादित बातें कर रहे हैं और केदारनाथ में इस प्रकार की फोटोएं खिंचाना, जबकि वहाँ चप्पे चप्पे पे चस्पा है कि इस प्रकार की फोटोग्राफी कराना वर्जित है। और कहीं ना कहीं ये जो मंदिर समिति है उसके नियमों का उल्लंघन भी है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की फोटोग्राफी करा करके वो अपने आप का जो हल्कापन है उनका उसको भी प्रदर्शित करते हैं। हमारा इस पर स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसे बाबाओं पर रोक लगनी चाहिए जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। हर कोई बाबा केदार से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहा है, साथ ही देशवासियों की खुशहाली की भी मांग कर रहा है। वहीं जब राहुल गांधी बाबा केदार के दर पर पहुंचे तो उसे भाजपा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराकर राहुल की इस यात्रा को चुनावी यात्रा बताकर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों जब सत्ता पक्ष के नेता दर्शन कर रहे हैं तो वो आस्था हो रही है, जब विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष क्यों निराश हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर विकासनगर से है, जहां खनन माफियाओं की मनमानी और स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर तहसील पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश तब बढ़ गया जब तहसील कार्यालय में एसडीएम और तहसीलदार नदारद मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में ही घेराव कर दिया और धरने पर बैठ गए। प्रदेश सरकार और खनन माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया, तो वहीं उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। खनन माफियाओं ने पचवा दून क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार की मिली भगत से गुंडा राज कायम किया हुआ है, आज आम आदमी त्रस्त है। अभी 2 या 3 दिन पहले की घटना ढकरानी में जिस प्रकार से एक महिला के साथ बदतमीजी खनन माफिया द्वारा की गई है, उसका कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। हम चाहते हैं सरकार से कि वो बताए कि खनन नीति जो बनाई है, आप 88 रुपए टन का माल आज खनन माफिया 650 रुपए टन बेच रहा है। कौन सी धामी सरकार है, धाकड़ सरकार है जिसने की ये नीति तय की है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना विकास समिति ने शुगर मिल के पेराई सत्र संबंधी अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र नेगी ने लक्सर पहुंचकर गन्ना समिति सचिव सूरज भानवा, समिति के अध्यक्ष जितेंद्र नागर और गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र खेड़ी से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि गन्ना समिति द्वारा किसानों की पर्ची से संबंधित कैलेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शुगर मिल प्रबंधन भी उन्हें जानकारी दी गई है कि मिल पेराई सत्र के लिए लगभग तैयार है। आगामी 15 नवंबर तक पेराई सत्र शुरू हो जाएगा। इस मौके पर गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र खेड़ी ने बताया कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से बेहतर रहेंगी। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे पर्ची वितरण का कार्य हो या शुगर मिल में गन्ना सप्लाई, सब पर परिषद का फोकस है और अधिकारी कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी व मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। शुगर मिल की तो हमारी तैयारियां हैं। शुगर मिल लगभग हमारी 14-15 तारीख को चल जाएगी और इसके संबंध में कहना चाहूँगा, जो तैयारी समिति स्तर पर होती हैं वो तैयारी हमारी लगभग चालू है और सोमवार या मंगल तक हम लोग इसको अपडेट करके सभी किसानों को जो खतौनी बननी है वो अपडेट कर लेंगे और जो उनका जो कैलेंडरिंग होनी है वो मंगल या बुध तक उनकी कैलेंडरिंग भी की जाएगी। तैयारियां विभाग पूरी कर रहा है और किसानों को इस बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यालय पौड़ी के बाजारों में एसडीएम स्मृति परमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया है। इस दौरान क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम स्मृति परमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा शहर में मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जानकारी देते हुए एसडीएम सदर पौड़ी स्मृति परमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर गठित टीम द्वारा शहर में आज मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मेडिकल की दुकानों में लाइसेंस समेत अन्य प्रपत्रों की जांच समेत सीसीटीवी कैमरे व दवाइयों के रखरखाव, ओवर डेटिंग आदि की जांच की गई। एसडीएम स्मृति परमार ने बताया कि छापेमारी अभियान में कुल 15 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। कुछ दुकानों में प्रपत्र मेंटेन करने को लेकर उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। बताया कि इसके साथ ही एक मेडिकल स्टोर पर दवा बेचने का लाइसेंस न मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जा रही है। एक समिति बनाई गई है मेडिकल शॉप्स की जांच के लिए, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग के MOIC और पुलिस विभाग, इन तीनों विभागों की समिति बनाई गई थी और चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। तो इस क्रम में हमारे द्वारा 15 दुकानों का निरीक्षण, लाइसेंस हमको सभी दुकानों में मिला है और कुछ एक दुकानें हैं जिनके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के जो लेटर्स होते हैं वो नहीं मेंटेन किए गए हैं, तो उस संबंध में उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी को अन्य प्रत्याशियों का समर्थन मिल रहा है। इनमें वो प्रत्याशी भी शामिल हैं जिन्हें एक बार किन्हीं कारणों के चलते दावेदारी करने का मौका नहीं मिल पाया है। इस बार हाईकमान के फैसले ने रोक लगा दी है। MBPG कॉलेज से अध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशियों ने दावा किया है कि संगठन के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। जगदम्बा नगर स्थित ABVP कार्यालय में वार्ता करते हुए MBPG कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी सूरज रमोला और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी गौरव कांडपाल ने कहा कि छात्रों के बीच में ABVP की लगातार पैठ बढ़ रही है। छात्र संघ छात्रा उपाध्यक्ष प्रत्याशी मानसी जोशी, जिनका नामांकन निरस्त हो गया है, वह भी ABVP को अपना समर्थन दे रही हैं। हमारी प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण यह है कि कल परसों नामांकन प्रक्रिया हुई, उसके बाद नामांकन जांच प्रक्रिया के बाद जितने भी ऐसे प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हमें समर्थन दिया है, उसमें विशेष नाम हमारे विशाल सैनी जी हैं, वो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। और मानसी जोशी छात्रा उपाध्यक्ष की तैयारी कर रही थी, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। अयाज अंसारी छात्र संघ उपाध्यक्ष की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। मैं इस बार छात्रा उपाध्यक्ष प्रत्याशी थी, पर किसी कारणवश मैं सम्मिलित नहीं हो पाई छात्र संघ चुनाव में। मेरे विरोधियों के द्वारा, उनके सीनियर्स के द्वारा मैं सम्मिलित नहीं हो पाई, तो मैं अपना पूर्ण समर्थन सूरज रमोला जी को देती हूँ और मैं ABVP की विचारधारा से बहुत प्रेरित हूँ। मेरे बड़े भाई निखिल सोनकर और कौशल बिरखानी जी, कुलदीप भैया, इन लोगों से मैं बहुत टाइम से परिचित हूँ और इन्हें मेरा इस बार चुनाव में बहुत सपोर्ट करा। इस इलेक्शन को ये एक संबंध और बहुत सारी चीज़ें इन इलेक्शनों में, जैसे कि सबको जानकारी है कि मैं एक जीता हुआ प्रत्याशी था विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में, तो लोगों का दबाव बनाया हमारे स्थानीय विधायक जी द्वारा, कॉलेज प्रशासन में दबाव बनाया गया, क्योंकि उन लोगों का पहले से एक कैंडिडेट था जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की तैयारी कर रहा था, तो इस वजह से उनका दबाव बनाया गया कि मेरा नामांकन कैसे भी करके कैंसिल हो, जैसे कि अभी तक का मेरी तैयारी सही से सब सही चल रही थी, तो इस कारणवश मुझे इनके समर्थन में आना पड़ा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर कोतवाली में आज पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर द्वारा आसपास की ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई गई। आपको बता दें, जिसमें लोगों को नशे के प्रति सजग रहने के बारे में बताया गया। साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि अगर कोई भी नशा बेचता पाया गया तो उसके बारे में तत्काल पुलिस से संपर्क करें और मुख्यमंत्री की मुहिम को सफल बनाने के लिए प्रदेश को नशा मुक्त बनाना जरूरी है। नशा किसी भी तरह से हो सकता है, किन्हीं भी कारणों से हो सकता है। नशा आज की युवाओं को पतन की ओर ले जा रहा है। नशे से युवाओं के ऊपर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। युवाओं को पतन से बचने और बचाने के लिए प्रदेश का नशा मुक्त होना बेहद जरूरी है। कि आप लोगों को विदित है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक विजन लेके चल रहे हैं जिसमें ड्रग फ्री देवभूमि 2025 तक का एक नारा दिया गया है, एक स्लोगन दिया गया है। उसी के क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा एक पहल करते हुए जो नशे करने वाले व्यक्ति, जो नशा करने वाले, नशे से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी काउंसलिंग के सेशन सर्कल वाइज रखने के लिए कहा गया था। तो इसमें हमारे तीनों थानों की पुलिस फोर्स और जो उनके थाना क्षेत्र जैसे खानपुर, लक्सर और पथरी, इनके थानाध्यक्षों द्वारा जिन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया कि ये नशे से पीड़ित हैं, कई ऐसे लोग जो नशा करके और अब निकल चुके हैं इसमें या जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में उन लोगों को चिन्हित करके आज ये काउंसलिंग सेशन रखा गया था जिसमें निर्वाण नशा मुक्ति केंद्र जो मिसरपुर का है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रुड़की पहुंचे हैं और सिविल लाइन स्थित डीडी ज्वेलर्स के शोरूम का उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया और शोरूम स्वामी को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पौड़ी या हरिद्वार लोकसभा से दावेदारी की चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी उन्हें जहां भी जैसी भी जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि पार्टी से उन्हें कुछ मांगना पड़ा हो। हमेशा पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और आगे भी पार्टी के आदेशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। शुभकामनाएं हैं आपको। हमारी तो भारत की संस्कृति में आभूषणों का विशेष स्थान है और महिलाओं का सर्वप्रिय विषय है ये। तो ऐसे में इन्होंने रुड़की में डीडी ज्वेलर्स को ने स्थान दिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से जो है आगे बढ़ेगा और रुड़की के महत्वपूर्ण ज्वेलर्स में से डीडी ज्वेलर्स का ये संस्थान एक होगा, ऐसी मेरी शुभकामना। नमन जी जो है युवा व्यापारी हैं, अभी व्यापार शुरू किया है और नई बुलंदियों की ओर जा रहे हैं, इनको किस प्रकार आशीर्वाद देंगे? हमारा तो भारत युवा है और युवा ही उद्यमी है सामने, तो निश्चित रूप से विकास होना ही होना है। आज ये डीडी ज्वेलर्स का एक शोरूम का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मैं बधाई देने आया डीडी ज्वेलर्स के जो ऑनर हैं दीपक जी, उनके परिवार को और तमाम उन लोगों को, क्योंकि दीपावली का भी मौका है, भैया दूज का भी मौका है। दीपावली और भैया दूज की भी शुभकामनाएं हैं। और जो ये शोरूम यहाँ पर बना है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुंदर शोरूम यहाँ पर बना है, जहाँ पर तमाम तरह की जो ज्वेलरी है वो उपलब्ध है, अलग अलग मेटल में भी है और बड़े खूबसूरत डिजाइन भी यहाँ पर मैंने जो देखा है यहाँ पर। और अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग धार्मिक लोग हैं, तो उस तरह की भी ज्वेलरी यहाँ पर है। बहुत अच्छा ट्रेंडिंग सेटअप हुआ है रुड़की में और मैं बधाई देता हूँ दीपक जी को और नमन भाई को, जिन्होंने एक रुड़की में पहल करी है। एक कॉर्पोरेट की तरह इन्होंने ज्वेलरी शोरूम खोला है और मैं समझता हूँ कि रुड़की में एक नई शुरुआत हुई है शोरूम खोलने की। इसकी पहल जो है मित्तल परिवार ने करी है और मैं समझता हूँ कि ज्वेलरी का उत्सव का माहौल है और कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे यहाँ बहुत शुद्ध माने गए हैं और त्यौहार का मौसम है और हम लोग चांदी के सिक्के भी भगवान को अर्पण करते हैं दिवाली पे, तो एक बहुत सही मौका है शोरूम खोलने का। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने अच्छा शोरूम खोला और ज्वेलरी में बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी यहाँ पर उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे सारी शॉपिंग आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा शोरूम खोला। एक बार पुनः सबको बधाई और शुभकामनाएं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां मजारों के बाद अब मदरसों पर हो रही कार्रवाई। धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर आम इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने धामी सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही मुस्लिम विरोधी रही है। खासकर चुनाव के दौरान भाजपा नए नए हथकंडे अपनाकर हिंदू वोटों को साधने का प्रयास करती है। साथ ही कहा कि प्रदेश की धामी सरकार ने पूर्व में जहां सैकड़ों साल पुरानी मज़ारों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, वहीं अब सर्वे और नोटिसों की आड़ में मदरसों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आकिल अहमद ने अपने पूर्व की मांग दोहराते हुए कहा कि अगर
भाजपा वाकई धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो वह मंदिरों और संघ से जुड़े स्कूलों का भी सर्वेक्षण करवाए। वहीं उन्होंने दावा किया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब तीसरे विकल्प की तलाश में है जनता, जिसको देखते हुए आम इंसान पार्टी विकास पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के साथ ही अन्य प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो हमें के साथ और मुझे लगता है पार्टी आगे देखिए बीजेपी की पॉलिसी है, बीजेपी ने केंद्र की सरकार हो या वो उत्तराखंड की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये किसी से छुपा नहीं है कि इन्होंने हमेशा धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की है। इनके पास और कुछ है नहीं, क्योंकि धरातल पे इन्होंने काम किया नहीं। जनता से वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जो है भगाने का काम करेगी और कर भी रही है। जहाँ जहाँ इनके जो है प्रत्याशी जो है अभी 5 राज्यों में जो है इलेक्शन हो रहे हैं और वीडियो कई जगह से ऐसी वायरल हुई जहाँ से इनके लोगों को भगाने का काम किया। बाकायदा जो है गांव में भी बोर्ड लगाए गए कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे वोट मांगने ना आवे। तो इनकी हालत जो है खराब है। तो अब ये चाह रहे कि जो इनका एक जो है असली मुद्दा है वो यही है कि हिंदू मुस्लिम करके जो है लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति करके लोगों को जो है अपने पाले में लाने का काम, ये खासकर हिंदू भाइयों को जो है अपने पाले में लाने का काम कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।